नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से थोड़ा बाजार असमंजस में है, लेकिन घबराहट में नहीं है। जो आपको इससे पहले घबराहट वाला एक दौर दिखा पिछले हफ्ते, उस घबराहट से शायद मतलब कुछ हद तक छुटकारा मिला है, या कह लीजिए कि छुटकारा नहीं भी मिला है तो कम से कम लोग थम करके सोच रहे हैं कि क्या पता यहाँ से स्थितियाँ आगे ना बिगड़ें, क्या पता आगे बिगड़े। अब जैसे अभी कुछ देर पहले ट्रम्प साहब का एक बयान देख रहा था ईरान पर हमले के संदर्भ में, आई मे डू इट, आई मे नॉट। तो बाजार भी कुछ वैसा ही है, आई मे गो अप, आई मे नॉट। अब एक समय के बाद ना क्या होता है ना राजीव जी, कि कुछ बात करने का मन भी नहीं करता है। अब ट्रम्प के बारे में कुछ बात करने का मन ही नहीं करता, मतलब नहीं नहीं, ट्रम्प के क्या बारे में बात नहीं बात करेंगे। करेंगे, बाजार के बारे में ही करते हैं। फिर हाँ, दर्शकों के सवाल भी हैं बहुत सारे, तो उन पर भी चलेंगे। हाँ, बाजार मुझे लगता है कि एक लिमिट के बाद किसी को सीरियस लेना बंद ही कर देगा, और बंद कर चुका है रादर। तो मेरा ऐसा अंदाजा है राजीव जी कि ये बाजार ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास चलेगा, बिकॉज ये जो इसराइल और ईरान का जो सिचुएशन हो रहा है ना, थोड़ा डिफिकल्ट तो ज़रूर है, वो तो दिख रहा है। अब लंबा या कितना लंबा, क्योंकि मैंने खामिनेनी का एक लास्ट स्टेटमेंट यही पढ़ा कि द वॉर बिगिंस नाउ। इसका मतलब तो यही समझ में आता है कि वो भी छोड़ने वाले तो नहीं हैं, भले ही कोई मरे या संजीवनी बूटी मारे। मिल गई क्या पिछले दो एक दिन में? नहीं राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका नेचर है। मैं किसी को सुन रहा था, मैं तो इस बारे में बहुत कम जानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन जो ईरान या उनका कैरेक्टर जो बात बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि हार मानते नहीं हैं, मतलब इतनी आसानी से, और अब तो नहीं नहीं, ईगो पे आ गई है। वो बात तो ठीक है, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया, द वॉर बिगिंस नाउ, तो ये नाउ अभी क्यों हुआ है? वो हफ्ते भर 5 दिन पहले क्यों नहीं हुआ है? ये तो वही जाने, लेकिन अब जब ट्रम्प इस हद तक पहुंच चुके हैं, इनफैक्ट क्या है कि सीधा टारगेट तो खामनेनी को भी ट्रम्प कर ही रहे हैं ना, ये कह के कि अभी आप हमारे टारगेट नहीं हैं, लेकिन आपको उड़ाना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है। और पहले से क्या ये नाम नेतान्याहू, वो तो कह ही रहे हैं जी। कि बस यूएस बोले और हम उड़ाएं। तो एक न किसी समय तो बात आएगी ही, वहाँ के सुप्रीमो हैं तो बात तो आएगी ही आएगी, बिल्कुल। में भी आज लग गई। लेकिन ये भी है ना, दोनों तरफ से है ना, कि वो बार-बार सीज़ फायर की बात कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे कतर और ओमान के थ्रू मैसेज भिजवाया भी है कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। अब हो सकता है समझौता हो भी जाए एक लेवल के बाद, लेकिन मामला नेट-नेट तो तेल का है, और तो क्या ही जी। मामला है, मामला तेल का है। तो आने वाले समय में चीज़ें अनफ़ोल्ड होंगी। मुझे थोड़ा-सा ये सीरियस टर्न होता हुआ लग रहा है, डिफरेंट फ्रॉम भारत-पाकिस्तान, मोर लाइक रशिया-यूक्रेन। अब इसका एक इम्पैक्ट समझ जो मैं मुझे समझता हुआ समझाता हूँ। देखिए, भारत-पाकिस्तान में क्या था ना, कि हम ये नहीं बोलते थे कि हमने ये उड़ा दिया, हमने उड़ा दिया, हमको जो करना है कर डाला, और लोग देखते रह गए। वहाँ पे क्या है कि जैसे बच्चा बोलता है ना कि तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैंने तुम्हारा दाँत तोड़ दिया। तुमने मेरा नाखून खींचा, मैंने तुम्हारा कान तोड़ दिया। ये वाला जो सीन है ना, कि तुमने मेरे साथ ये किया, मैंने तुम्हारा ये कर लिया, ये चीज़ बचकानी चीज़ें लंबी चलती हैं। मारना है तो एक बार ही मार के खत्म क्यों नहीं करते भाई? किस चीज़ का खींच रहे हो? तो वो जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, एक बार ही मारा, मार के खत्म कर दिया, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ लंबी खींचेगी, और लंबी जब खींचेगी कोई चीज़, तो हर किसी के लिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट बनेगा, इंक्लूडिंग ग्लोब के लिए, क्योंकि मामला तेल का है। जी। यहाँ पे एक दो बातें हैं ऑब्जर्वेशन जो अ, फ़र्क आ रहा है। पहली चीज़ कि क्या ये भारत पाकिस्तान के जैसा है? तो वैसा नहीं है, क्योंकि 4 दिन में ख़त्म नहीं हुआ, 3 दिन में। हमारे यहाँ तो कितने 4 दिन से कम में ही ख़त्म हो गया। अब जो इम्पैक्ट भारत पाकिस्तान वाले भिड़ंत में दिखा, क्या इज़राइल ईरान वाले में इम्पैक्ट वैसा ही है? वहाँ थोड़ा अलग है। हमने जाकर के पाकिस्तान के किसी जनरल को नहीं मारा है। इज़राइल ने सीधे मतलब कई जनरलों को, या कह लीजिए कि उनकी फ़ौज के बड़े अधिकारियों को उड़ा दिया, उनके वैज्ञानिकों को उड़ा दिया, काफ़ी नुकसान किया। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान का कोई मतलब
बम पटाखा हमारे यहाँ नहीं गिरा, लेकिन ईरान के मिसाइलें जो हैं वो इज़राइल में अब नीचे ज़मीन तक पहुँच रही हैं, वार कर रही हैं, नुकसान पहुँचा रही हैं। तो क्या ये मामला जो है वो जो आपने इस्तेमाल किया शब्द कि ये मोर लाइक रशिया यूक्रेन, क्या ये उस तरफ गया? और अगर उधर जा रहा है तो फिर मतलब कहीं न कहीं से ईरान को बड़ी मात्रा में सप्लाईज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरे ये कि ख़ामेनेई सलामत बचे रहें, तब ये हो पाएगा। क्योंकि इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो गई, अगर ईरान को सप्लाईज़ नहीं मिलती है, तो ये लंबा खींचना मुश्किल होगा। अगर ख़ामेनेई को जो धमकियाँ इज़राइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से दी जा रही हैं, अगर वो इसमें सफल रहते हैं, तो ये मामला वहाँ निपट जाएगा। ये संभावना हो सकती है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, ईरान के अंदर तुरंत हो सकता है दूसरा नेतृत्व भी उभर जाए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हम कर रहे हैं। तो लंबे खींचने की संभावनाएँ भी ज़्यादा हैं, लेकिन जिस तरह का मतलब प्रिसिजन स्ट्राइक वाला मामला इज़राइल ने शुरुआती 2-4 दिन के अंदर दिखाया था, वो प्रिसिजन स्ट्राइक कहीं पे हल्की पड़ी है, और जो शुरुआती दिनों के अंदर इज़राइल के मतलब जो एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह से काम किया कि मतलब कोई भी हमला कारगर नहीं हो रहा था ईरान का, अब ईरान के हमले कारगर भी होने लगे हैं। तो ये पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा-सा वो थीसिस बढ़ रही है उस तरफ कि ये लंबा मामला खींच सकता है। खींच सकता है। देखिए जैसा मैं सबको सुनता हूँ और समराइज़ करता हूँ मैं अपने दिमाग के हिसाब से, एक एक थॉट ये है कि ट्रम्प फुल स्केल वॉर नहीं चाहते हैं ईरान से। एक थॉट ये है कि वो सिर्फ़ तख्ता पलट चाहते हैं वहाँ पे। एक ऐसा लीडर आए जो उनकी सुने। कुछ थॉट ये आ रहे हैं कि अगर इस तरह से चलेगा, जैसा आपने बोला कि ईरान अ, अगर आगे ईरान को आगे लड़ना होता है तो उनको सप्लाईज़ चाहिए होंगी, तो उस केस में क्या करेंगे? या तो सप्लाई मिलेगा, वो आगे लड़ेंगे। अगर यूएस फुल स्केल वॉर करता है, अगर वे वॉर वेज पूरा करता है ईरान के अगेंस्ट, तो फिर ईरान ने जो 48 साल से नहीं किया है, वो भी कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसने कभी बंद नहीं किया है, वो भी कर देगा। क्योंकि अगर किसी के पास सर्वाइवल का इश्यू होगा या नहीं लड़ पाएगा, तो उस तरह की चीज़ें फिर होंगी, वो और भी नुकसानदेह होंगी। 30-35% ऑयल उधर से पास करता है, नैरो चैनल है, नुकसान होगा। तो मुझे लगता नहीं है कि ये वॉर बहुत बड़े स्केल पे जाना चाहिए, क्योंकि जाएगा तो यूएस का भी नुकसान है, ग्लोब का भी नुकसान है, सबका नुकसान है इसमें। लंबा खींचने का मामला मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही छोटा-छोटा ये जो चल रहा है, चलता रहेगा। बट अगर यूएस घुसता है, जो कि अभी तक किसी से मैं नहीं सुन रहा कि फुल स्केल पे जाने के लिए यूएस कोशिश करेगा। जस्ट इन केस अगर करता है, तो फिर मामला गंभीर होगा और उसका फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत डायर होगा, ये मेरा अंदाज़ा है। जी। चलिए, तो फिलहाल अभी सेंसेक्स निफ्टी के किन स्तरों का ध्यान रखना है उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर आगे दर्शकों के सवालों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे सामने निफ्टी के लिए मोटा-मोटी वही है, 25,000 के ऊपर जाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। बीच में पिछले हफ्ते जो थोड़ा-सा एक अटेम्प्ट हुआ, फेल्ड अटेम्प्ट कह लें उसको, उसके बाद वापस अभी 25,000 के नीचे तो अटके हुए हैं। लेकिन एकदम से कोई मतलब पलट गए नीचे की तरफ, कोई नीचे बड़ा टारगेट खुल गया, वैसा भी नहीं दिखा रहा है एकदम से। क्या दिख रहा है इस चार्ट में अभी आपको? ठीक है, तो 1 या 2 एपिसोड पहले हमारी बातचीत हुई होगी जिसमें मैंने ये बोला था, समझाया होगा कि 25,000 सपोर्ट रहते हुए भी क्यों वहाँ पे थोड़ा-सा डाउट क्रिएट हो रहा है। क्योंकि जहाँ पे भी कंसेंसस हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा-सा मुझे डाउट हो जाता है कि वो काम करेगा। दूसरा कंसेंसस बना है 24,500 पे, जहाँ पे पहले मैं भी हूँ। मैं 25,000 से ज़्यादा आई एम फॉर 24,500 क्लियर है? लेकिन 24,000 के भी चांसेस बन रहे हैं। जब तक 24,500 ब्रेक नहीं होता, 24,000 का डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन चांसेस बन रहे हैं उसके। दो 2 लेवल पे ध्यान रखना है, 24,500 और 24,000।
तो जब तक 24,500 टूटे नहीं, तब तक तो वहाँ से ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं लेनी है हमको। लेकिन अगर टूटेगा, तो फिर 24,000 तक के लिए जाएँगे और फिर वहाँ पे देखेंगे क्या डिसीज़न लिया जाए, बिकॉज़ वो 200 ईएमए होगा, फिर वहाँ पे सोचेंगे क्या करना है। ये 2 लेवल को लेके ही आगे चलें और डायरेक्शन को अभी तक नेगेटिव कंसीडर नहीं किया जाए मेरे हिसाब से। जी, ओके। अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा मिड कैप को देख लेते हैं, वहाँ पर क्या स्थिति बनी है। आज थोड़ा-सा निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा नुकसान था, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के पास अभी आज रुका है। क्या लग रहा है, ये भी वापस नीचे ये 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज इसको छूने की तरफ जा रहा है, या इसकी कहानी कुछ और है? मुझे 20 डीए में बहुत मीनिंगफुल एट दिस जंक्चर नहीं लग रहा। वो ऑसिलेट कर रहा है, व्हिच इज़ फाइन, लेकिन मुझे मीनिंगफुल जो लगता है वो 24,500 लगता है और 24,000 लगता है। इन दोनों के अलावा कोई मीनिंगफुल सपोर्ट जिस पे डिसीजन बेस किया जाए, जी। वो नहीं है। हाँ, लेकिन वो लेवल तो आपने निफ्टी के लिए बता दिया, निफ्टी 50 के लिए। मिड कैप अभी 58,000 के वो ऊपर है, तो यहाँ पे मतलब अगर मैं सीधे-सीधे ऑप्टिकली देखूँ तो ये जो 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज का संगम हो रहा है 55,500 के आसपास। तो क्या सीधे 2,500 की एक इसमें कमज़ोरी आ सकती है? इसमें आप 20 डीएमए जो कहते हैं ना, वो कौन-सा वाला है 20 डीएमए, इसमें 20 डीएमए को आप सिग्निफिकेंट मान के चलिए। ओके। क्योंकि 58,000 है या फिर अबाउट 55-56,000 का कोई रेंज है। इस बात को समझिए, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी बात को समझिए, मिड कैप फिर से नया हाई बनाएगा, शायद इसी फाइनेंशियल तक बनाएगा, अच्छा खासा बनाएगा। कारण ये है, कंजम्पशन प्लस कैपेक्स दोनों का ट्रिगर मिलेगा अब। गवर्नमेंट ने खर्च करना शुरू कर दिया है। प्राइवेट कैपेक्स ऑफ कोर्स अभी नहीं आएगा, उसके लिए कंजम्पशंस पर आएगा, उसके बाद लिक्विडिटी आएगी जो फैग एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर में आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आएगा, तो फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल वगैरह में कहीं से आपको प्राइवेट कैपेक्स वगैरह बढ़ता हुआ दिखेगा, वो साइकिल आना चाहिए। और अब वो पुश आपको मिड कैप को, स्मॉल कैप को एक नया साइकिल देना चाहिए। एक और नई चीज़ मैं सुन रहा हूँ, और ऑफ कोर्स इस पे मेरी पकड़ कम है क्योंकि मैं ग्लोबल एक्सपोज़र पे काम नहीं करता, लेकिन ग्लोबल डेटा पे काम करता हूँ। तो ग्लोबल डेटा जो कह रहे हैं लोग कि जो 65% के आसपास के यूएस इक्विटी का एलोकेशन है, गिवन दी करंट सिचुएशन नाउ, यूएस पे तो सबका भरोसा ऑलमोस्ट चला ही गया है, तो रिस्क कोशंट कम करेंगे, और ऑफ कोर्स डेट बहुत ज़्यादा है ना, 125% ऑफ जीडीपी। तो वहाँ से कुछ एलोकेशन इमर्जिंग मार्केट और अवे फ्रॉम लेट्स से यूएस होने के चांसेस हैं। अब वो मेजर एलोकेशन यूरोप जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा कि एशिया आएगा, इमर्जिंग मार्केट आएगा, वो अलग डिस्कशन है, उसमें समय लगेगा। लेकिन वहाँ से अगर वहाँ 3 से 7-8% तक के फंड ओवर 2-3 इयर्स मूव होने की बात है, तो आप समझें कि ये एक बहुत बड़ा संयोग बना सकता है अगले 1.5-2 साल में इंडियन इक्विटीज़ के लिए। अगर ये फंड मूवमेंट शुरू हुआ तो अगला 1.5-2 साल अगर बनता है, तो मिड कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप तो खैर कहाँ ही चले जाएँगे। ये भी जी, हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन फ़िलहाल अभी अगर बाज़ार में थोड़ा बहुत कुछ झटका लगता है, तो वैसी हालत में मतलब मैं रिट्रेसमेंट देख रहा था, जो 47,000 से आसपास से चला है, ये लगभग 60,000 पहुँच गया था। इसका रिट्रेसमेंट जो आ रहा है 38.2%, वो आ रहा है 55,000 के पास। तो 60,000 से 55,000 की जर्नी जो है, क्या ये किसी झटके में हो सकती है? क्या ऐसी संभावना आपको दिख रही है, या अभी उसकी बात करना जो है वो बहुत आज की तारीख में इस समय जो चीज़ें हमारे सामने हैं उसके हिसाब से टेबल पे नहीं है? नहीं, लाइकली है। लाइकली इसलिए है कि आपकी जर्नी 47,000 से 60,000 की हो गई। तो 30% से ज़्यादा की जर्नी हो गई अगर मैथ ठीक बैठ रहा है तो। तो उसके बाद वापस 55-56 हज़ार की जर्नी अगर हो जाती है ना, तो ये इंडेक्स के लिए ही अच्छा है। नहीं तो फिर जिस चीज़ को टूटना चाहिए 10% वो टूटता है 30%।
या 40%, तो वो वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये एक बारी 55-56 हज़ार के तरफ जाए और फिर अपना अगस्त-सितंबर वाले साइकिल में फिर अच्छा नया वाला रन शुरू करे। तो वो बहुत ही आप समझें कि क्या बोलते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जाएगा और स्ट्रॉन्ग केस होगा नया हाई का। लेकिन अगर यहीं से जाने लगा तो आप समझिए कि नया हाई बनाने के बाद फिर से बड़ा वाला क्रैश वाला ऐसा होने लगेगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा, ये करेक्शन होगा भी तो ऐसा नहीं है ऑल राउंड होगा। अब समय ऐसा है जिस तरह की डेटा पोज़ीशनिंग है, रोटेशन में करेक्शन, रोटेशन में मूवमेंट, दोनों होगा। अब जनरलाइज़ हम मिड कैप, स्मॉल कैप को करने में अब वो डिसीज़न हमारा करेक्ट नहीं रहेगा। तो अगर इंडेक्स 10% करेक्ट भी होता है, तो कई स्टॉक हो सकता है कि 5% ही करेक्ट हों या लेस देन 10% करेक्ट हों और कई स्टॉक 30% भी करेक्ट होंगे। वो रोटेशनल करेक्शन ही होगा, जनरल एकदम से एक बराबर सब जगह करेक्शन नहीं होगा, ऐसा जी, लगता है। ओके। तो यहाँ पर क्या लगभग इसी थीसिस को हम आगे बढ़ा सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप के लिए भी? हाँ, हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं और स्मॉल कैप में भी सेम सिचुएशन लेके हमको चलना पड़ेगा। भाई साहब का देखिए 19,000, इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका ना 18,000 के ऊपर 18,500 के ऊपर निकलना ही अपने आप में थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था। अ, इसमें भी करेक्शन होना चाहिए, काफ़ी हद तक हो ही रहा है। 18,000 तक हो चुका है, मेबी 17 एंड अ हाफ के आसपास तक का करेक्शन भी इसमें हो सकता है या मेबी 17 एंड अ हाफ के रेंज का करेक्शन हो सकता है। जैसे मिड कैप का करेक्शन होगा, वैसे इसका भी देखा जाएगा कितना करेक्शन होता है। लेकिन सबका बनना ऐसा ही चाहिए फ्यूचर कि सब सम फाइंड डे नए हाई की तरफ चलने चाहिए। लेकिन उसमें समय है, समय थोड़ा बहुत नहीं, हो सकता है कम से कम 6 महीना, मेबी 9 महीना, इतना भी समय हो सकता है नए हाई बनने में। पहले बन गया तो फिर रिस्क है। जी, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट इसमें भी लगा है तो 38.2% रिट्रेसमेंट इसका जो है लगभग 17,000 के आसपास ही आ रहा है और 17,000 के आसपास एक छोटा टॉप जो बना था अप्रैल में, तो उस हिसाब से भी ये 17,000 इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब नज़र डालते ठीक। हैं बैंक निफ्टी पे। जी, तो बैंक निफ्टी अ, ये भी थोड़ा-सा ऊपर से नीचे तो आ चुका है। अब यहाँ पर क्या चाल देख रहे हैं आगे नए मतलब अभी अगले कुछ दिनों में? देखिए निफ्टी बैंक इंट्राडे कुछ भी करे, एक 13th जून के कैंडल का लो है 55,150, सो राउंड अबाउट 55,000। 13 जून? हाँ, हाँ, 13 जून, 13 जून। जी, ये 13 जून। इम्पोर्टेंट लो है, 13 जून, पीछे हाँ, ये वाला। यहाँ से 55-160 आपका के आसपास। जी, जी, यहाँ से आपका एक नया स्विंग बना था। इसके नीचे जाने का मतलब छोटे अंतराल में, स्मॉल इंटरवल में ये लोअर लो पे जाएगा और ये चीज़ फिर आपको 50 डीए में बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा मुझे लगता है। तो 55,000 के नीचे का क्लोज़ अगर क्लोज़ होता है निफ्टी बैंक का, तो ये थोड़ा डीपर करेक्शन का सिग्नल हो सकता है। जैसे अदरवाइज़ इस डीपर मतलब इंडेक्स में कितना? फिर हम ये मई वाला बॉटम देखें या 200 डे मूविंग एवरेज देखें? ठीक है, उसको फिगर आउट करते हैं। तो 55,000 के नीचे राजीव जी 2 से 2,500 पॉइंट तक भी जा सकते हैं, उसके नीचे। वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जी, इसलिए उसकी असेसमेंट उस समय करने की कोशिश करूँगा। अभी थोड़ा-सा जल्दबाज़ी हो जाएगी, लेकिन बैठ तो यही रहा है कि 55, 53, 52 एंड हाफ 2,500 पॉइंट तक बैठ रहा है रफली उसके नीचे।
जी, तो 52,500 के आसपास तक की भी गुंजाइश खुल जाएगी उसके नीचे, और वैसे 38.2% जो है वो 53,500 के आसपास आएगा इसका, अगर रिट्रेसमेंट हम इसे एक प्रॉपर टॉप मान करके चलें तो। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि उसके बाद ही असेसमेंट करें, क्योंकि 52.5 या 53.5 उस समय थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक्चुअली उस दिन ये ठीक आपका एक अच्छा आपका रिट्रेसमेंट पड़ रहा है, बिकॉज़ 9th में के कैंडल का लो बन रहा है ना वो। सो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जी, ऐसे भी बन जाना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है? आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब उतार-चढ़ाव इस समय नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पे सुधीर जी का एक सवाल भी है कि आईटी शेयरों पे क्या नज़रिया बन रहा है? कई सारे उन्होंने नाम लिए हैं, लेकिन मोटे तौर पे अभी आईटी सेक्टर क्या करना चाहिए यहाँ पे? मुझे आईटी सेक्टर में सब्सटेंस से ज़्यादा कहानी लग रही है, मेरा ऐसा मानना है। हायर वैल्यूएशन सपोर्ट इसलिए हो रहा है कि नैस्डैक सपोर्ट हो रहा है। नहीं तो ये हायर वैल्यूएशन कहानी में तो सपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो मेरा कॉन्फिडेंस लो है, बट डेटा पॉजिटिव है। तो फिर ना चाहते हुए भी यही कह सकता हूँ, जब तक है तब तक टैक्टिकल बाय है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस मेरा यहाँ पे नहीं है, और 36,500 के नीचे बचा कुछ अभी इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस या टैक्टिकल बाय का कॉन्फिडेंस चला जाएगा। अंटिल देन, जैसा हमने पहले रिव्यू किया था, अप टिल 200 डीएमए वहाँ तक ओके है, उसके बियॉन्ड की अभी विजिबिलिटी नहीं है। जी, तो फिलहाल अभी 39,000 से 40,000 बहुत ज़्यादा, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जूस बचा नहीं है। अभी तो नहीं लग रहा है, और जो भी आईटी जिनका भी फेवरेट है 36,500 को बहुत अच्छे से समझें, सोचें और वॉच करें। जी, ठीक है, तो ये मोटे-मोटे तौर पे बाज़ार में जो मुख्य रूप से कहानियाँ चल रही हैं, सेंसेक्स, निफ्टी, जो प्रमुख सूचकांक हैं, उनकी जो स्थिति है, वो सब हमने देख समझ ली। अब बढ़ते हैं